एक कप चाय हो जाए, बस इतना कहने भर की देर है कि चाहे जितना भी आप बिजी हो या काम का दबाव हो, सब छू हो जाता है। और जैसे ही चाय का एक घूंट गले के नीचे उतरता है, राहत की सांस मिलती है। चाय की यह आदत भारत में सालों पुरानी है। चाय की प्याली के बिना सुबह के अखबार की खबरों में स्वाद नहीं आता, दोस्तों से मुलाकात रास नहीं आती। अब तो राजनीति में भी चाय पर चर्चा होने लगी है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि चाय आखिर आई कहाँ से? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि चाय की चुस्कियों का राज आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं नए साल का आगाज चाय की चुस्कियों के साथ। लेट्स बिगिन। चाय की खोज करने के लिए वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं थी, बल्कि इतिहास में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो बताती है कि चाय की खोज अचानक हो गई थी। कहा जाता है कि आज से करीब 5000 साल पहले चीन में सम्राट शैन नुंग की बादशाहत थी। वह खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना खाली पेट गर्म पानी पीते थे। यह पानी वह सुबह टहलने के बाद अपने दायान में बैठकर पीते थे। एक दिन वह रोजाना की तरह टहल कर वापस आए और कुर्सी पर बैठे। खान सामे ने उनके लिए गर्म पानी का गिलास लाकर रखा। सम्राट अपने अन्य सदस्यों के साथ चर्चा में व्यस्त थे कि तभी गर्म पानी में पास की झाड़ी से कुछ पत्तियां आकर पानी में गिर गईं, जिससे पानी का रंग बदल गया और उसमें खुशबू आने लगी। सम्राट वह पानी पीना चाहते थे, पर दरबारियों ने कहा कि यह जहरीली पत्तियां भी हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वह पानी पी लिया। पानी पीकर उन्हें ताजगी महसूस हुई। सम्राट ने महल के सभी खानसामों को बुलाकर उन पत्तियों की तलाश करवाई। साथ ही आदेश दिया कि अब रोज उन्हें इन्हीं पत्तियों का उबाला हुआ पानी दिया जाए। तब से न केवल सम्राट बल्कि अन्य दरबारी भी उस पत्तियों का उबला हुआ पानी पीने लगे। धीरे धीरे ये चीन की आम जनता का पसंदीदा पानी बन गया। चीन अपने देश में आने वाले विदेशियों का स्वागत इसी पानी से करने लगे। हालांकि वहाँ के निवासियों को सख्त हिदायत थी कि वह इस रेसिपी को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। यही वजह रही कि सालों तक दुनिया के बाकी हिस्सों में चाय की खोज की भनक तक नहीं लगी। क्योंकि यह पूरी तरह प्राकृतिक थी, इसलिए चीन में बौद्ध भिक्षुओं ने भी इसका सेवन करना शुरू कर दिया था। चाय पीने से उन्हें शरीर में गर्मी का एहसास होता था और ताजगी मिलती थी। लंबे समय तक नींद नहीं आने का कारण वह ध्यान सही से कर पाते थे। जब उन्हें चाय के फायदे मालूम हुए तो वह अपने साथ इसकी पत्तियों को सहेज कर रखने लगे। जहां एक ओर चीन की जनता और दरबारी चाय के राज को दुनिया से छुपा रहे थे, वहीं दूसरी ओर बौद्ध भिक्षुओं जहां भी गए उन्होंने चाय बनाकर पी और अपने आसपास के लोगों को भी पिलाई। इस तरह से चाय के बारे में जापान, भूटान, नेपाल और फिर भारत तक जानकारी पहुंच चुकी थी। भारत में चाय से जुड़ा एक और इतिहास है। बौद्ध भिक्षुओं से प्रभावित होकर जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने ध्यान करना शुरू किया था। यह वो दौर था जब उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की थी, बल्कि वह खुद ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर थे। बौद्ध भिक्षुओं से ध्यान के गुण सीखने के दौरान महावीर को चाय की पत्तियों के बारे में पता चला। उन्होंने भारत के आसपास में उन झाड़ियों को खोज निकाला जहां से चाय की पत्तियां मिल सकती थी। यह एक सुनसान जंगल था, इसलिए उन्हें ध्यान करने के लिए भी पर्याप्त जगह मिल गई थी। इस तरह महावीर ने जंगल में करीब 7 साल तक ध्यान किया। कहते हैं इस दौरान वह खुद को जीवित रखने के लिए चाय की पत्तियों को चबाया करते थे। इन पत्तियों के असर से उन्हें नींद नहीं आती थी और वो बिना भोजन के भी ध्यान करने में सक्षम रहे। कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही असम की आम जनता तक चाय के गुणों की बात पहुंची थी और उन्होंने भी इसे रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लिया था। वैसे चाय का उपयोग औषधि के तौर पर भी किया जा रहा है। कहते हैं इसकी पत्तियों से घाव भर जाते हैं और इसका काढ़ा बनाकर पीने से स्फूर्ति आती है। इस तरह चीन से होते हुए चाय भारत पहुंची थी। चाय बेशक भारत आ चुकी थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार यहाँ आकर रुक गया था।
जबकि जापान से होते हुए चाय की महक इंग्लैंड तक पहुंच चुकी थी। इंग्लैंड चाय के लिए जापान पर निर्भर हो गया था और जापान चीन से चाय की पत्तियों की तस्करी करके आपूर्ति करने लगा। इस पूरे क्रम में इंग्लैंड को चाय के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ के आम लोगों के खान पान पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया था। इसी बीच उन्हें पता चला कि असम के लोग एक काले रंग का पानी पीते हैं जो उन्हें ताजगी देता है। जब अंग्रेज अधिकारियों ने उस पानी की जांच की तो पाया कि यह जंगली चाय की पत्तियां हैं। अंग्रेजों के लिए असम की चाय किसी खजाने से कम नहीं थी। भारत में चाय होने की सबसे पहली खबर 1834 में गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक को मिली थी। उन्होंने इस काले पानी के बारे में ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को बताया और फिर एक टीम लेकर असम पहुंचे, जहां आम नागरिकों की मदद से चाय के पौधे की तलाश आखिरकार कर ही ली। एक साल मेहनत करने के बाद उन्होंने 1835 में असम के अंदर चाय का पहला बाग लगाया। जब चीन तक यह बात पहुंची कि भारत में चाय का उत्पादन हो रहा है तो उन्होंने अंग्रेजों से व्यापारिक समझौता किया। इस समझौते के तहत उन्होंने चीनी चाय के कुछ बीज भारत भिजवाए। अंग्रेजों ने चाय के बीजों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता के प्रशिक्षण केंद्र भेजा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद देखा गया कि चीनी चाय की पत्तियों के लिए भारत की भूमि अमृत है और इसका स्वाद पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया था। इस तरह अंग्रेजों ने चाय के बागानों को विस्तार दिया। असम से होते हुए दार्जिलिंग और फिर दक्षिण भारत में चाय की पैदावार शुरू हो गई। असल मायनों में अंग्रेजों ने भारतीय चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया। धीरे धीरे पूरी दुनिया में भारत की चाय की तारीफ होने लगी। यह अंग्रेजों के लिए व्यापार का सबसे अच्छा सौदा साबित हुआ। अंग्रेजों के 1947 में भारत से जाने के बाद सरकार ने चाय के कारोबार को जारी रखा और 1953 में पहली बार टी बोर्ड का गठन किया गया। टी बोर्ड के जरिए भारतीय चाय को विदेशों तक पहुंचाना आसान हो गया। इसके साथ ही मजदूरों के लिए रोजगार के नए अवसर खुल गए। आज दुनिया में भारत सबसे बड़ा चाय निर्माता देश है, जिसकी 70% खपत अकेले भारत में ही होती है। अंग्रेज खान पान के मामलों में काफी सफाई पसंद करते थे। उन्हें चाय की जरूरत थी, लेकिन यह पसंद नहीं था कि कोई भी चाय की पत्तियों को हाथ लगाए। इस वजह से उन्होंने धातु की डिब्बी में चाय की पत्तियों को सहेजना शुरू कर दिया था। इस डिब्बी में छेद थे, इससे जैसे ही गर्म पानी के कप में डाला जाता था, इस जरिए पत्तियों का स्वाद पानी में घुल जाता था। लेकिन समस्या तब होती थी जब इस डिब्बी को निकालना होता था। आखिरकार खान सामों ने दिमाग लगाया और चाय की पत्तियों को कागज में बांधना शुरू किया। इसके सिरे पर गोंद लगा दी जाती थी ताकि पत्तियां बाहर न निकले। कप से बाहर निकालने के लिए इसमें धागा लगाया गया था। बस समस्या यही थी कि गर्म पानी के संपर्क में आते ही गोंद पिघलने लगता था। इससे चाय का स्वाद खराब हो जाता था। 1901 में 2 महिलाओं रॉबर्ट सी लॉन और मैरी कार्लेन ने कॉटन के साथ कपड़े की छोटी सी थैलियां बनाई और इसमें चाय की पत्तियों से बना पाउडर भरकर सील दिया गया। इस तरह उन्होंने पहली बार टी बैग का निर्माण किया और टी लीफ होल्डर के नाम से प्रिंटेड करवाया। यह तरीका सबसे आसान था, लेकिन पर्याप्त विज्ञापन नहीं होने के कारण इसका प्रचार नहीं हो पाया। 1908 में चाय की पत्ती के कारोबारी थॉमस सॉल्वीन काफ़ी मशहूर हुए। वह चाय की पत्तियों के सैंपल पहले लोहे के डिब्बे में भेजा करते थे, पर क्योंकि उस दौर में चाय कम थी और काफ़ी मशहूर थी, इसलिए उन्होंने चाय की पत्तियों को रेशम के कपड़े में बने बैग में रखवा कर ग्राहकों के पास भेजना शुरू किया। इसे सीधे गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह चाय की थैलियों की मांग बढ़ने लगी। चाय की थैलियाँ काफ़ी महंगे दामों पर बिकने लगी और इसने एक अलग कारोबार का रूप धर लिया था। 1930 में विलियम हारमनसोन ने पहली बार कागज वाले टी बैग बनाए, जिसकी लागत काफ़ी कम थी और ये हल्के भी थे। उन्होंने टी बैगों को पेंटेड करवाकर सलाडा चाय कंपनी को बेच दिया।
1944 तक टी बैग चलन में आ गए। इससे चाय की कीमत भी काफी कम हो गई। आज पूरी दुनिया भारतीय चाय की दीवानी है। अकेले भारत में ही चाय की 50 से ज्यादा वैरायटी और दर्जनों रेसिपी हैं। खास बात यह है कि भारत में चाय से बने पाउडर का इस्तेमाल दवाओं में भी होने लगा। चाय से हर्बल कैप्सूल्स तैयार किए जा रहे हैं जो शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने में मदद करता है। तो अगली बार जब भी चाय की चुस्की लें तो इसके दिलचस्प इतिहास को जरूर याद करिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको चाय की कौन सी वैरायटी पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ। दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए सायोनारा, हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय।